क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। एज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC was the first electronic digital computer of, देखो इसका फुल फॉर्म है, देखो ये मैंने जो अभी रीड किया ना, ENIAC द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स, इसका फुल फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है। was the first electronic digital computer of this generation. EDVAC and UNIVAC I are other examples of first generation computers. The UNIVAC I was the first commercially successful computer which handled न्यूमेरिकल एंड टेक्स्ट डाटा। इसमें क्या किया जाता था, नंबर्स और जो टेक्स्ट मीन जैसे कुछ आपको खुद का बायोडाटा या कुछ नेम्स वगैरह टाइप करना हो, उसके लिए वो हिसाब से ये सूटेबल था। ओके, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, मतलब उसके क्या क्या उसके अंदर उसके फीचर्स क्या क्या थे वो देखेंगे। दिस कंप्यूटर्स, ये जो कंप्यूटर था, दिस कंप्यूटर्स वेयर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस ऑफ देयर टाइम। उस टाइम में ये कंप्यूटर कैसा था, सबसे फास्ट कंप्यूटर था। ओके, और कैलकुलेटिंग भी कैसी होती थी, एकदम फास्ट। द ENIAC वाज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 5000 एडिशंस और मीन्स या 350 मल्टीप्लीकेशन या 350 मल्टीप्लीकेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर वो कितना करता था, 5000 तक का वो एडिशन कर लेता था और 350 तक वो मल्टीप्लीकेशन कर लेता था विद इन 1 सेकेंड के अंदर। देयर वेयर ह्यूज इन साइज, उसकी साइज क्या होती थी, बहुत ज़्यादा साइज होती थी। इट वॉज नॉट ईजी टू कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम इजी कैरी नहीं कर सकते थे, ले जा नहीं सकते थे एक जगह से दूसरी जगह, बिकॉज ऑफ देयर वेट। उसका क्या होता था, वेट होता था। ओके, उसका क्या होता था, वेट होता था। देन उसके बाद आता है 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड, उसमें बहुत सारे हजारों वैक्यूम ट्यूब्स जो है उसमें यूज किए जाते थे एट अ टाइम। दिस इमिटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और उसको बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती थी। ओके, they consumed a lot of power and their cost was very high, उसको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती थी। ओके, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, कॉस्ट महंगा होता था। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1963 तक। कब आया वो, 56 में आया और कब तक था, 63 तक था। समझ में आ रहा। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड ट्रांसिस्टर, जिसको हम बोलते थे ट्रांसिस्टर, देखो पिक्चर्स दिख रहा है आपको, सेकेंड जनरेशन आया जिसका नाम था ट्रांसिस्टर। द ट्रांसिस्टर्स रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेयर बेटर सिंस दे वेयर स्मॉलर, फास्टर एंड कंज्यूम लेजर एनर्जी। पहले वाला जो था उसको साइज भी बड़ी होती थी, 1000 ट्यूब्स थे, वेट जाता था। ओके, सो इसमें क्या हुआ, वो चीज़ को उसमें क्या हुआ, चेंज किया गया। जैसे मैंने आपको एक मोबाइल की एग्जांपल दिया था कि पहले क्या था, लेटर वगैरह था, फिर उसके बाद क्या टेलीफोन आया, फिर उसके बाद कॉर्डलेस फ़ोन आया, उसके बाद फिर सिंपल मोबाइल आया, फिर अभी स्मार्ट हैंडसेट आया मोबाइल। तो ऐसे ही इसके अंदर भी चेंजेस होते गए। ओके, तो वर्क कैसा करता था, स्मार्ट वर्क करता था, फास्ट करता था। ओके, देन IBM 7090 एंड CDC 3600 आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका जो नाम दिया गया था। ओके, सो उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस कंप्यूटर्स वेयर स्मॉलर एंड साइज एंड इजियर टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह इजी ले जा सकते थे। एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, किसके कंपेयर में बोल रहा है वो, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर। उसको हम कैरी नहीं कर सकते थे, ले जा नहीं सकते थे, बट इसको हम क्या करते थे, कर सकते थे, ले जा भी सकते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे जनरेटेड लेजर अमाउंट ऑफ हीट देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके,
मतलब जो पहले कंप्यूटर था उससे उससे बेटर था ये। ओके, दे कैलकुलेटेड फास्टर कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहले में जो कैलकुलेटेड किया जाता था उससे ये बेटर था और उससे फास्ट वर्क करता था। दे कंज्यूम लेजर पावर एंड वेयर लेस एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। इसमें भी पावर का भी यूज होता है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो पावर से रन करती थी, बट इसमें जो है उससे कम पावर उसमें लगती थी और वो इससे फास्ट वर्क करता था। उसके बाद फिर आया थर्ड जनरेशन आया 1964 टू 1971। कब तक था? 71 तक। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं? आईसी। दिस देखेंगे, ये दिख रहा है आपको, दिस कंपोनेंट रिप्लेस द ट्रांजिस्टर्स दैट वेयर यूज्ड इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। IBM 360 and PDP-11 आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये जो सब ये नेम्स दिया है थर्ड जनरेशन की, ये सेकेंड जनरेशन का है। ओके, सो ये देखेंगे जब थर्ड जनरेशन आया तो आईसी का फुल फॉर्म क्या है? वहाँ पे दिया ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट या आप उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईसी। तो ये सर्किट जो है वो आईसी जो है वो थर्ड जनरेशन में इसको काउंट किया जाता है। थर्ड जनरेशन में ये आया था। ओके, अब इसमें क्या, दोनों में कंपैरिजन क्या है? दिस कंप्यूटर्स वेयर स्मॉलर इन साइज देन द कंप्यूटर्स देन ऑफ अर्लियर जनरेशन। ओके, then hence they were a lot of easier to carry from one place to another place। देखो ये वैक्यूम ट्यूब जो था उसको हम कैरी नहीं कर सकते थे। उसके बाद जो है ट्रांजिस्टर है उसको भी कैरी कर सकते थे। देन आईसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हम भी कैरी कर सकते हैं। देयर स्पीड एंड एक्यूरेसी वाज बेटर देन द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसकी जो स्पीड थी काम करने की वो दोनों से, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से बेटर थी, फास्ट थी। They generate lesser amount of heat and were less expensive than the computers of earlier generation। ये दोनों से वो फास्ट वर्क करता था और उसको भी हीट की जरूरत पड़ती थी, बट वो इनसे कम जनरेट होता था। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स? देन उसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन 1971 एंड प्रेजेंट। 1971 से लेके अब तक, आज के डेट तक, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर द प्रेजेंट डे। आज का जो हमारा जो चल रहा है फोर्थ जनरेशन, जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फोर्थ जनरेशन। वो कब से यूज कर रहे हैं? 1971 से लेके अब तक। ओके, दिस जनरेशन यूजेस द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का जो फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल integration technology। VLSI is a more integrated and compact form of integrated circuits। VLSI are used in the microprocessor, which is the complete CPU content on a single chip। The Apple second and Cray 1 are example of fourth generation computers। अभी देखेंगे ये जो आज की जो एग्जांपल क्या दिया है एप्पल के, जो है दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्या हो रहा है? ये सर ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो चिप दिख रही है आपको, सो ये जो है सीपीयू वगैरह के अंदर इसका यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर द cheapest of all earlier generation computers। They are smaller in size as compared to the computers of earlier generation। Okay, hence in comparison they are the easiest to carry from one place to another place। देखो बार बार वही आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा सकते हैं। और मैंने जैसे आपको जो एग्जांपल दिया मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने लेटर की, मोबाइल की, वो इसीलिए दिया हो कि जो उसमें अपडेट आता गया उसके हिसाब से हम जो उसमें और उसमें हम अदर वर्क भी करने लगे, तो वैसे ही इसके अंदर भी जनरेशन में भी वही काम होने लगा। दे वर्क अ वेरी हाई स्पीड एंड आर मोर एक्यूरेट। द रिलायबल
देन द कंप्यूटर्स ऑफ अर्लियर जनरेशन दे हैव एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। ओके, जिसे आजकल के जो हम कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कॉमटॉप है, वो उसी के अंदर इसका काउंट किया जाता है। और अभी उसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एंड बिहाइंड, मतलब अभी और बाद में मीन्स फ्यूचर में या बाद में जो आने वाला है उसके बारे में भी बताया। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका शॉर्ट फॉर्म है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक। दिस computers are still in the process of development, though some applications are being used today. For example, voice recognition. The main goal of fifth generation computing is to develop computers that will have their own decision making capability। देखेंगे, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले मोबाइल था, आया था सिंपल मोबाइल था, उसमें फिर आया भी स्मार्ट मोबाइल आया। स्मार्ट मोबाइल में भी क्या होता था, टच मोबाइल जिसको हम बोलते हैं, टच स्क्रीन मोबाइल। देन टच स्क्रीन मोबाइल था, फिर उसके बाद क्या आया, जिसे फिंगर लॉक, वॉइस, आप जो है वॉइस से भी आप उसको मोबाइल को लॉक कर सकते हो। ओके, फिंगर से लॉक कर सकते हो। देन जो है आप फेस लॉक भी आ गया है, हम फेस से भी उसको लॉक कर सकते हैं, खोल सकते हैं। मीन्स ये क्या होता है, ये इसी के अंदर कौन किया जा रहा है, फिफ्थ जनरेशन। देख रहे हो यहाँ पे बोले ना, वॉइस रिकॉग्नाइज, मतलब रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। ओके, मतलब वॉइस से उसको आइडेंटिफाई करना। जिससे होता है ना कि बहुत सी, जैसे वॉइस से आपने देखा होगा जो कार वगैरह है, आपने या आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाओगे तो सेंसर होता है, जिससे आप नज़दीक जाते हो डोर ऑटोमेटिक, उसका ऑटोमेटिक क्या होता है, ओपन हो जाता है ना। आप बहुत सी अगर जाएंगे तो अब लिफ्ट हो गया, अभी आजकल की जो लिफ्ट आने लगी है वो भी वैसी है कि जिसे आप नज़दीक जाओगे वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। ओके, आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाओगे, वहाँ पे डोर वगैरह होते हैं, आप उसकी जितनी नज़दीक जाएंगे वो ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाता है। जिससे से हम दूर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डोर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ओके, सो ये फिफ्थ जनरेशन में उसको काउंट किया जा रहा है। ओके, इन अदर वर्ड्स दे विल बी एबल टू थिंक एंड मेक देयर ओन डिसीजन जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग डू। मतलब अभी का जो बना है रोबोट जिसको हम बोलते हैं, देखेंगे यहाँ पे। ओके, आर्टिफिशियल जो है, जैसे आपने रोबोट पिक्चर देखी होंगी, उसके अंदर देखा होगा आपने, जो एक हीरो था रजनीकांत, उसने क्या कहता है, रोबोट बनाता है सेम उसके जैसा एज इट इज। सो वो क्या होता है, एक नॉर्मली इंसानों के जैसा बिहेव करता है, उसके जैसा, मतलब सिर्फ खा नहीं सकता है वो, और वो फील नहीं कर सकता है, बट अदरवाइज जितने भी वर्क है जिसको हम हार्ड वर्क, जैसे हम जो करते हैं, टॉकिंग करना, देन फाइटिंग करना, देन जो है एक दूसरे की हेल्प करना, सो वो सारे वो चीज़ उसके अंदर मूवीज़ वगैरह में बताया है। तो वो जो है फिफ्थ जनरेशन में उसको काउंट किया जाता है। ओके, currently there are no computers that exhibit full artificial intelligence able to simulate human behavior। अभी जो है फिलहाल उसके ऊपर वर्क चालू है और फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है। अभी आप बहुत सी जगहों पे जाओ, जैसे पहले लेबर, जो मजदूर लोग थे पहले, वो लोग फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते थे। ओके, अगर आप आज अगर आप जाओगे फैक्ट्री वगैरह में तो वहाँ पे सब मशीनरी है। तो वो यही है, फिफ्थ जनरेशन में उसको काउंट किया जाता है कि वो क्या है, वो एक तरह का रोबोट है। ओके, उसको उसके अंदर कुछ प्रोग्राम फिट किए जाते हैं। वो जैसे कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वैसे ही वो भी रोबोट भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम उसको जो कमांड देते हैं, जो उसके अंदर हम, सो वो वही उसको वैसे ही वो प्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा? तो जो आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी चैनल या फिर जो है उसमें ना आप देखो, उसमें जो प्रोडक्ट जैसे टी, चाय हो गया, या शुगर हो गई, शुगर से क्या क्या प्रोडक्ट, या मिल्क हो गया, मिल्क से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। सो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक पर्टिकुलर एक मशीन होता है, इधर से आप जब उसको मिल्क डालोगे उधर से पूरा वो पैकिंग होके निकलेगा। मतलब उसका आप कैडबरी बना रहे हो या कुछ और प्रोडक्ट बना रहे हो तो पूरा बन के निकलता है। तो पूरा जो किस में काम होता है, वो मशीन में काम होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो आज का जो हमारा लेसन है वो बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो आज के लिए इतना ही। हम जो है अभी इसके आगे का जो नेक्स्ट है
वो हम नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में लर्न करेंगे। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।